आवाज़ टुडे के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम कनौजिया और मेरे साथ हैं इंटर एडवाइस एजुकेशन के संस्थापक अध्यक्ष कामिन दाहत जी। हाल ही में इन्हें अमेरिका की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉनर डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, या उपाधि उन्हें क्यों मिली है, कैसे मिली, किस तरह से वो समाज में काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हम उनसे चर्चा करेंगे। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आवाज़ टुडे के इस प्रोग्राम में। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके लिए ये प्रोफेशनल और पर्सनल तौर पर ये हॉनर की जो उपाधि आपको मिली है कितना महत्व रखती है? ये जो अवार्ड हमें मिला है ऑनररी डॉक्टरेट सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ये सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी की 25वीं एनिवर्सरी थी। बहुत खुशी का मौका था, बहुत प्राउड का मौका था सभी लोगों के लिए। और इस अवसर पे मुझे भी एक प्राउड फील होता है कि इस अवसर पे मुझे ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी ने दी है। सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी एक रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी है, ग्लोबली एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, लोकली रूटेड यूनिवर्सिटी है और इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी है, जो कि मेडिकल एजुकेशन में बहुत तरक्की कर रही है। और यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन छात्र, ऑस्ट्रेलियन छात्र, अमेरिका और कनाडा के छात्र भी पढ़ाई कर रहे हैं। जो अवार्ड्स मिलते हैं या ये ऑनररी डॉक्टरेट हमें दी गई है, तो ये कोई ओवरनाइट का जो परिश्रम है उससे नहीं होता है। ये परिश्रम एक व्यक्ति का भी नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि ये ऑनररी डॉक्टरेट मुझे मिली है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारा परिश्रम और लोगों का भी होता है। जैसे कि मेरी टीम है डेडिकेटेडली, जो कि मेरे विज़न के ऊपर काम कर रही है। हम जो मिशन बनाए हैं, जो भी काम आता है, वो लोग डेडिकेटेडली करते हैं। उनका बहुत सहयोग और सहकार्य मुझे है। दूसरा, मैं श्रेय देना चाहूँगा मेरे फैमिली को। मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, जो कि मेरा फैमिली का डेडिकेटेड टाइम जो होता है, फैमिली टाइम, वो मुझे अनुमति देते हैं कि यस, आप अपने काम में लगाइए, अपने मिशन में लगाइए। तीसरा ये है कि जो भी जानते अजानते हुए सारे छात्र है या उनके जो पेरेंट्स हैं, इन्होंने मुझ पे विश्वास रखा है और वो विश्वास के तहत ही मैं काम कर सका हूँ। अगर उनका विश्वास नहीं होता तो मैं ये काम नहीं कर पाता। उन्होंने मेरे मिशन पे, मेरे विजन पे विश्वास रखा और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। सो डेफिनेटली ये जो हमें सम्मान मिला है, ये ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है, तो ये मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ के तौर पर मैं लेता हूँ। और इससे ज़रूर मुझे हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती है और हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम समाज के हित में, छात्रों के हित में, एजुकेशन के हित में और ह्यूमैनिटी के हित में और ज़्यादा काम करें और अपने आप को ही नहीं तो समाज को आगे बढ़ाएं। आपकी जो संस्था है इंटर एडवाइस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये छात्रों को किस तरह से प्रेरित करती है और आप इसके माध्यम से छात्रों के बीच किस तरह से काम करते हैं? इंटर एडवाइस का जो निर्माण हुआ है, वो उसके पीछे यही है कि छात्रों की जो समस्याएं होती है उसको हम कैसे सॉल्व करें। जब मैं लंदन में था, मैंने अपना MBA वहाँ से किया और उसके बाद मैं एक एजुकेशन संस्था में काम कर रहा था। काफ़ी छात्रों से तभी मिला और मैंने देखा कि ये छात्र इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से और अन्य साउथ कोरिया जैसे देशों से यहाँ पे आते हैं, काफ़ी सारा पैसा लगाते हैं, लेकिन उनको दिशा पता नहीं कि ये एजुकेशन हम करेंगे उसके बाद क्या करना है, हमें ये एजुकेशन करने के बाद इसके फल कैसे मिलेंगे। इसके लिए जो भी उनको मार्गदर्शन चाहिए था, वो मार्गदर्शन करने के लिए हमने ये संस्था का जो ये उद्देश्य रखा है और ये संस्था का हमने स्थापना की है
इंटर एडवाइस, वो नाम हमने ऐसे चुना है, इंटरनेशनल एजुकेशन एडवाइज़र। तो ये इंटरनेशनल एजुकेशन एडवाइज़र मतलब जो भी अन्य देशों से आपको कोई अन्य देश में पढ़ाई करने के लिए जाना है, तो मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए? तो आपका फोकस होना चाहिए करियर। आपने गोल सेट करने हैं, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, वो किस तरह से सेट करने हैं। और वो जब आप जा रहे हो तो आपको ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए हम जा रहे हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारे पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अगर हम लोन भी ले रहे हैं तो उसको हम ये रिटर्न कैसे कर सकते हैं, आरओआई हमारा कैसे होगा। तो ये सारी बातों पे हमने काम किया है और ये संस्था हमने बनाई है। ये संस्था बनाने के बाद बहुत सारे, आज तक हज़ारों छात्रों को हमने मार्गदर्शन किया है और मुझे गर्व है कि हमारे सारे छात्र बहुत अच्छे से इंटरनेशनल लेवल पे अपना करियर कर रहे हैं। काफ़ी सारे छात्र जो है आज एंटरप्रेन्योर बन गए हैं बाहर जाके, काफ़ी सारे छात्र जो है अच्छी बड़ी कंपनियों में सीईओ बन गए हैं, काफ़ी सारे छात्र जो है अमेरिका में डॉक्टर्स बने हैं, यूनाइटेड किंगडम में डॉक्टर्स बने हैं, भारत में तो डॉक्टर बने ही हैं। तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अकाउंटेंट, सीए, ये सारे आर्ट एंड डिज़ाइन में भी हम काम करते हैं। तो सारे कोर्सेस में हमने काम किया है और जो यूनिवर्सिटीज़ है करीबन 20 कंट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं। और ये 20 कंट्रीज़ की जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है वो सारी यूनिवर्सिटी हमारे पास है। और जिस तरह से स्टूडेंट की प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल को असेसमेंट करने के बाद जो स्टूडेंट के लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशन जानने के बाद हर स्टूडेंट के लिए हम रास्ता दिखाते हैं। और वो रास्ता इंटर एडवाइस के पास है। आपके मार्क्स कम हैं, आपके इंग्लिश के प्रॉब्लम्स है, आपको पैसे कम में जाना है, फीस कम है चाहिए, आपको लोन नहीं हो रहा है और कोई फाइनेंशियल आपको स्कॉलरशिप्स की ज़रूरत है, तो ये सारी ज़रूरतें जो छात्र की होती है, वहाँ पे जाने के बाद अकोमोडेशन, उनका जो अकाउंट ओपन करना है वो, उनका टैक्स नंबर, ये सारी बातों पे हम काम करते हैं। और हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है स्टूडेंट का। ये नेटवर्क के साथ ये जो नया बच्चा जाता है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, तो वो कनेक्शन के वजह से उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो काफ़ी सारी उसकी समस्याएं वहीं पे सॉल्व हो जाती हैं। सर, इस जर्नी में आप जैसे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तर पे काम करते हैं, तो इस जर्नी में आपको सबसे चुनौतीपूर्ण और यादगार पल कौन से रहे आपके? जी, काफ़ी अच्छा सवाल है। नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हम जब काम कर रहे हैं तो ये दो बातें हैं इसमें कि यहाँ पे जब हम इंडिया में काम करते हैं, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इंडिया के भी, तो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम जाते हैं, वहाँ पे हम सेमिनार करते हैं। हमने यहाँ पे देखा है कि सारे छात्र जो हमारे इंडिया के हैं, उनका फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होता है उसके वजह से वो इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए नहीं जा सकते हैं, 20 लाख 30 लाख नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमने एक और प्रोग्राम ढूंढ निकाला है। हमने फॉरेन यूनिवर्सिटी से मिल के इनके लिए एक 15 दिन का, 1 महीने का इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए एक समर स्कूल प्रोग्राम बनाया है। तो वो प्रोग्राम में भी काफ़ी सारे छात्र जाते हैं और उनको काफ़ी उसमें एक्सपोजर मिलता है। अभी ये जो दिक्कतें हैं इसमें 2-3 बातें होती है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम इंडिया से वीज़ा लेते हैं तो वीज़ा में कभी कभी बहुत सारा डिले होता है, प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है। दूसरी, यहाँ पे इंडिया में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारी बैंक, तो बहुत सारे बैंकों को जो होता है वो स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट सिर्फ निकाल के देते हैं, लेकिन वीज़ा के लिए वो स्टेटमेंट उनके लेटर हेड पे चाहिए। तो हमें ये भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं, तो हमें उनसे बात करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक छात्र के, उनके पेरेंट्स का जो बैंक होता है अलग होता है, तो उनको सिर्फ समझाना पड़ता है, उनको पहले के स्टेटमेंट हमें देने पड़ते कि भाई देखो कि ये स्टूडेंट का ऐसा हुआ, क्योंकि अगर उसका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो एक रिफ्यूज़ल का स्टैम्प तो पड़ ही जाएगा, उसके साथ साथ जो वीज़ा की फ़ी भरते हैं स्टूडेंट वो वापस नहीं मिलेगी। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, वो आता है।
दूसरी बात है, हमारे छात्र जो है जब विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो एक कंपलसरी है कि उनको जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से इंडिया में उन्होंने पढ़ाई की है वहाँ के कम से कम 2 प्राध्यापक, 2 टीचर्स उनको लिख के दे कि उन्होंने किस किस स्किल में अच्छा किया है, किस किस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, तो उसको रिकमेंडेशन लेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी दिक्कतें आती हैं बहुत सारी बार। मतलब इंडिया के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं हमें छात्र बताते हैं कि सर हमें नहीं मिल रहा है, या तो फिर पैसे मांग रहे हैं। तो ये थोड़ी सी समस्या यहाँ पे है, तो हम इस पे भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे इसमें अभी बच्चों को जो रिकमेंडेशन लेटर्स है वो फ्री में मिलने लगा है हमारे प्रयास के वजह से। दूसरा है जो पर्सनल स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि SOP, जैसे कि यहाँ पे हम छात्र को बोलते हैं कि भाई चलो आपको एडमिशन लेना है, साइंस में नहीं मिला, कॉमर्स में लेंगे, आर्ट्स में लेंगे। लेकिन विदेशों में जब हम अपना पर्ची भरते हैं या एप्लीकेशन करते हैं तो बच्चे को लिखना होता है कि भाई यही यूनिवर्सिटी हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, यही कोर्स क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारे कंट्री में हम क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, विदेशों में जाके क्या पढ़ना चाह रहे हैं, इससे हमारे करियर पे क्या असर होगा, हमें क्या गेन होगा फ्यूचर में। तो ये जो पर्सनल स्टेटमेंट है अभी बहुत सारा जो होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर आप ही लिखिए है, या तो हमारे स्टाफ को बोलते हैं, लेकिन हम इनको गाइड करते हैं, हम इनको गाइडलाइन देते हैं और हम कहते हैं कि भाई ये पर्सनल स्टेटमेंट आपका है, ये आप ही को लिखना है। वॉट एवर गाइडेंस यू रिक्वायर्ड, यस डेफिनेटली वी आर रेडी टू प्रोवाइड दैट, लेकिन ये आपको लिखना है। क्योंकि कल अगर आपको कोई पूछेगा कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हो, ये कोर्स के अंदर क्या है, कौन से मॉड्यूल्स है, जो मॉड्यूल्स है, क्योंकि हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होते, एक्सपर्ट तो बच्चा होता है, बच्चे ने पढ़ा है, उसने बैचलर्स डिग्री की है या 12 किया है, या उसको फिजिक्स में करना है या कंप्यूटर साइंस में करना है या मेडिसिन में करना है या लॉ में करना है, तो उसको पता है कि उसमें मॉड्यूल्स कौन से हैं। हर बच्चा कोई ना कोई सब्जेक्ट से प्रेरित होता है, तो उसको वो दिखाना है कि ये जो सब्जेक्ट्स है ये मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहे, या तो फिर जिस तरह से कोर्स जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये हम बच्चे को बोलते हैं कि भाई तुम पहले पढ़ो और तुम देखो, क्योंकि ये तुम्हारे ज़िंदगी पे असर करने वाली चीज़ है। सर आपने वीज़ा को लेकर के दिक्कतें बताई कि वीज़ा को लेकर कुछ दिक्कतें आती हैं। हाल ही में अमेरिका ने जो उसकी वीज़ा पॉलिसी थी काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है और महंगा भी कर दिया है। ऐसे में छात्रों के पास अमेरिका के मुकाबले और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, मीन्स और कहाँ जा सकते हैं, वो अपना ठिकाना बना सकते हैं अगर वो अमेरिका को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो? देखिए कैसा है कि जैसे आपने बोला कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो दिक्कतें हैं या प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ पॉलिसी नहीं की है, तो अगर आप गौर से देखोगे और इसका स्टडी करोगे तो F1 वीज़ा जो कि स्टूडेंट के लिए होता है या J1 वीज़ा जो कि स्टूडेंट के लिए होता है, तो इसमें कोई भी उन्होंने बदलाव ज़्यादा तरीके से किया नहीं है। ठीक है, जो OPT मिलता है स्टूडेंट को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, वो OPT भी रहेगा, सिर्फ उसमें थोड़ा सा ये है कि टैक्सेशन उन्होंने लाया है। तो अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो हर कोई बंदा है अपने कंट्री के बारे में सोचता है। दूसरी बात है जो H1B की जो फ़ीस है $100,000 की है, लेकिन अभी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो स्टूडेंट करके आते हैं उनके लिए फ़ी नहीं है। ये $100,000 फीस उनके लिए है जो डायरेक्ट जॉब के लिए अमेरिका जा रहे हैं, उनके लिए है। स्टडी के लिए जो आ रहे हैं और स्टडी वीज़ा से लेके F1 वीज़ा से लेके H1B में जो कन्वर्ट कर रहे हैं उनके लिए ये 100,000 वेवर है, तो वो फीस नहीं है। तो ये एक है। दूसरी बात आपने ये जो पूछी है कि अमेरिका के अलावा और कौन सी जो देश है जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं, तो यस देयर आर मल्टीपल कंट्रीज़। जैसे कि हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, आयरलैंड की बात करें, जर्मनी बड़ा उभर के आ रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ है बहुत सारी, जैसे कि अगर बहुत कम पैसे में बच्चों को पढ़ना है तो पोलैंड है, लिथुआनिया है, लैटविया है। ये कंट्रीज़ है जहाँ पे कि फ़ीस जो है बहुत कम है और लिविंग कॉस्ट भी बहुत कम है। तो करीबन अगर बच्चा चाहे तो 5 लाख या 10 लाख में उसका पूरा कोर्स भी हो सकता है।
तो अमेरिका के कंपैरिजन में नहीं हो सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। अमेरिका में जो आपको सैलरी मिलेगा वो सैलरी आपको 3 गुना मिलेगा। जो यूरोप में अगर करोगे तो उससे 3 गुना आपको अमेरिका में मिलेगा। तो अमेरिका में खर्चे भी ज़्यादा हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टूडेंट है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, अफोर्डेबिलिटी लेवल क्या है, अकॉर्डिंगली हमें उनको देना है। ऐसा नहीं कि वो अगर सस्ते कोर्स के लिए जाएगा तो वो अमेरिका नहीं जा सकता है, या तो फिर वो अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर सकता, या वो कंट्री में वो अच्छे पोस्ट पे जाके अच्छा उसका पैकेज नहीं हो सकता है, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन कुछ छात्र होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं या पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही जाना है। तो डोंट वरी, अमेरिका के दरवाजे अभी भी हमारे लिए खुले हैं। और आपके लिए अगर आपके बहुत सारे रूमर्स है, अगर आपको ठीक से करना है जो प्रोसेसिंग है और सारी बातें पहले आप क्लियर कर लीजिए, और उसके लिए आप हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हो बिल्कुल मुफ्त में। इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं पड़ेंगे। सर, जैसा कि आप एडवाइज़र के साथ मोटिवेशनल स्पीकर का भी काम करते हैं और आप हमेशा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ योर एजुकेशन? वेरी गुड। मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन इज़ अ नॉट बुक, एजुकेशन इज़ नॉट हैपनिंग ओनली इन द क्लासरूम। एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन शुड ट्रेन योर माइंड टू थिंक प्रॉपरली। Education must provide the training to your mind how to think and how to become a best version of yourself. आप में कैसे बदलाव ला सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, छात्र हैं, इनको मैं अभी ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आप कर रहे हो कि भाई मुझे एक कोर्स करके कितना पैकेज मिलेगा, ये एजुकेशन नहीं है। मुझे ये पैकेज मिलना है इसके लिए मुझे पढ़ना है, नहीं, मुझे पढ़ना है समाज में और अपने आप में बदलाव लाने के लिए। जब आप बदलाव लाओगे, कोई तो भी एजुकेशन के तरफ अगर आप ये दृष्टि से देख रहे हो कि नहीं मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे ये मिलेगा, नहीं, अगर मैं ये पढ़ूंगा, ये मुझे पढ़ना है बदलाव लाने के लिए। बदलाव वो समाज में होगा, बदलाव वो एजुकेशन में होगा, बदलाव वो ह्यूमैनिटी में होगा, बदलाव वो अपने आप में होगा, बदलाव वो आपकी सोच में होगा, वो समाज की सोच में होगा। और एजुकेशन यही काम करता है। आपको पता रहेगा APJ अब्दुल कलाम, जो कि साइकिल पे, जो उनके पास कोई ट्रैवलिंग के लिए कुछ नहीं था, तो साइकिल पे छोटी छोटी चीज़ें जाके मिसाइल बनाया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके वजह से मुझे कितने पैसे मिलेंगे या मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। उनको वो करना था, उनका पैशन था। वो पैशन के लिए आपने करना चाहिए, पैकेज के लिए नहीं करना चाहिए। आपने जो करना है टीम वर्क के लिए करना है, आपने कंपटीशन के लिए नहीं करना है। अगर कंपटीशन में उतर जाओगे तो एजुकेशन नहीं रहेगा, आप अकेले पड़ जाओगे, आपका टीम नहीं होगा, और टीम के सिवा कोई भी काम सही नहीं होता है, आपको औरों की भी ज़रूरत होती है। तो मैं यही कहूँगा, जैसे कि अभी एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं ज़ोमैटो का। ज़ोमैटो IIT से बंदे ने पास किया है, बराबर है, उनको नौकरी नहीं करनी थी। उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना चाहिए, घर पे चाहिए। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बराबर, लेकिन ये दिमाग में आ गया। उसके लिए ऐप बनाया उन्होंने। आज कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे समाज में रोजगार हो गया, ठीक है, लोगों को खाने पे मिल गया, जो होटल्स हैं उनको भी ज़्यादा करके रेवेन्यू मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारी सोच रहेगी, एजुकेशन इसको कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि एजुकेशन विल बिल्ड द कंसेप्ट, एजुकेशन विल हेल्प द सोसाइटी, एजुकेशन विल हेल्प योरसेल्फ, ठीक है। तो ये सारा अगर हम कंसेप्ट लेके चलते हैं तो एजुकेशन के सही मायने में आप एजुकेशन लेके अपने आप में और समाज के उद्धार के लिए बदलाव ला सकते हो। जैसा कि आपने कहा कि एजुकेशन में कंपटीशन को इतना महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि अन्य चीज़ों को, करुणा हो गई, इन सब चीज़ों को महत्व देना चाहिए। आपके हिसाब से विजडम और कंपैशन किसी भी प्रोफेशन में कितना महत्व रखता है?
देखिए, सारे जो प्रोफेशन हैं, विजडम ये तो आता ही है, ठीक है। कंपैशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि एक हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है और ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 4 लोग हैं और 4 लोग ये कर रहे हैं कि भाई इसको मुझे काम नहीं करने देना है, वो बोल रहा है कि इसको मुझे काम नहीं करना देना है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी क्या? ऑर्गेनाइजेशन चलेगी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन टूट जाएगी। तो एजुकेशन में ये हमको सिखाना है। विजडम वहीं से आता है, कंपैशन से ही आता है, ठीक है। तो हमें करुणा ये भाव तो होना ही चाहिए, दया दूसरे के प्रति होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें सपोर्टिव नेचर बनाना है। एजुकेशन क्या बनाएगा? सपोर्टिव नेचर बनाएगा कि अगर कोई काम करना है तो मुझे उससे सपोर्ट करना है। अगर कोई फर्स्ट आ रहा है तो फर्स्ट आना नहीं चाहिए, इसके लिए उसकी पढ़ाई में बाधा डालना, ये एजुकेशन नहीं सिखाता है। एजुकेशन ने ये सिखाना है कि यस भाई, उसको भी मुझे सपोर्ट करना है और मुझे उससे आगे भी जाना है। कंपटीशन नहीं, कंपटीशन नहीं, तो ये कोलैबोरेशन में काम होगा। हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, कोलैबोरेशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कोलैबोरेशन की जो भावना है, ये हमारे सोसाइटी को, हमारे देश को एक बनाने में बहुत सहायता करेगी। आजकल देखा जाता है बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, उन्हें डायरेक्शन नहीं है, उन्हें पता नहीं है जाना कहाँ है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, कैसा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आता है वो आप अगर इंडिपेंडेंटली काम करोगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। हमारे शिक्षा में बहुत सारे जो प्रायोगिक ये दिए है कि भाई आप प्रोजेक्ट करो। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्ट बनाना है बच्चों को। प्रोजेक्ट क्यों बनाना है? क्योंकि प्रोजेक्ट बनाते बनाते बहुत सारी चीज़ें वो सीखेगा। वो फेल्योर होगा लेकिन फेल्योर भी उसे सिखाएगा, बराबर है। वो उसका टॉलरेंस बढ़ाएगा। अरे नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्रिटिकल थिंकिंग, नहीं ये ऐसा नहीं हो रहा है तो इसको कैसे करना है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स जा रहे हैं दुकान से प्रोजेक्ट ला रहे हैं, स्कूल में सबमिट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों के ये सारे जो स्किल है जो डेवलप होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो रहे हैं। इसके लिए बच्चे के पास टॉलरेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आने के लिए हमें उसको थोड़ा इंडिपेंडेंट भी रखना है। हम हर चीज़ बच्चे को दे रहे हैं, ये चाहिए हाँ ले लो, ये चाहिए ले लो, लेकिन कभी उसको नहीं मिलता है, अरे यार मैं 1 मार्क से मुझे एडमिशन नहीं मिला, देन वो जाके सुसाइड करता है, क्योंकि उसके पास टॉलरेंस नहीं, उसको हमने सिखाया ही नहीं। ये सिखाने की बहुत ज़रूरत है और ये एजुकेशन सिखा सकता है। जैसे कि हमारे पास स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के जो आजकल टीचर्स होते हैं वो काफ़ी सारे लेवल पे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हम खेल कूदों में भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब हम शिक्षक थे तो हमें पता है कि भाई ये जो फिज़िकल एजुकेशन के जो पीरियड्स होते हैं वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब मैथमेटिक्स इंग्लिश के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जो फिजिकल एजुकेशन में उसकी डेवलपमेंट होनी है, फिजिकल एजुकेशन में फिजिकली उसको डेवलप करना है, उसको टीम वर्क की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए, वो नहीं होता है। क्योंकि हम पढ़े हैं कंपटीशन में, मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे 100 में से 100 मार्क्स चाहिए। कोई तो पेरेंट्स ऐसे होते हैं 100 में से 99 मिले तो भी कुछ नहीं है, ये 1 मार्क गया कहाँ। सो ये मार्क्स की कंपटीशन नहीं, ये एजुकेशन नहीं देगा, एजुकेशन सही मायने में नहीं देगा। वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन होगा, वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए कंसंट्रेट करेगा बच्चा। वो पढ़ के मुझे क्या करना है, मेरी डेवलपमेंट कैसी होगी, सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसी होगी, औरों के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, वो अगर जब तक तय नहीं कर पाता है तब तक उसमें सही मायने में शिक्षा का अर्थ नहीं होगा। और सही मायने में शिक्षा वो नहीं लेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं बहुत सारे बच्चों को यही बताता हूँ कि भाई आपको जो करना है, पेरेंट्स हमारे यहाँ पे पीएचडी में भी जाएगा बच्चा तो एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ने को जाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हम लोग जब खुद से कोई चीज़ करते हैं आज भी तो हम कुछ सीखते हैं।
हम नया सीखते हैं। हमारे सामने बच्चे आते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बच्चों से हम सीखते हैं। अगर पेरेंट्स से ही बच्चों को सब कुछ करके दे, बना बनाया मिल जाए, तो वो सीखेगा क्या? और वो नहीं सीखेगा तो उसको लगेगा कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, डायलेमा में रहेगा। और कर पाऊंगा कि नहीं मतलब कॉन्फिडेंस उसमें नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने कल ही एक स्टोरी सुनी, एक महोदय थे, वो बोले कि मैंने कभी फ़्लाइट में गया नहीं था और मेरी कंपनी ने मुझे फ़्लाइट का टिकट दे दिया कि दिल्ली से मुंबई आना है आपको, फ़्लाइट से जल्दी आ जाओ। मैंने फ़्लाइट का टिकट जेब में रखा और मैंने ट्रेन का टिकट निकाला और मैं ट्रेन से आ गया। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि खुद होके, अगर इसमें क्या होता है, शिक्षा का यहाँ पे बड़ा महत्व होता है कि हमें करके देखना है। जैसे मैंने प्रोजेक्ट का आपको एग्जांपल दिया कि हमें करके देखना है। हाँ, मालूम नहीं है लेकिन डेयरिंग तो होना चाहिए कि भाई मुझे फ़्लाइट में जाना है, मुझे सीखना है। क्या होगा, मुझे 4 लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा। 4 लोग बोलेंगे यार इसको कुछ आता नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है, आता नहीं है। तो जो फेल्योर होता है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर द सक्सेस। तो ये हम चल के देखेंगे तो ज़रूर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर इंसान को सब कुछ नहीं आता है। हर इंसान को सब कुछ नहीं आता है कि जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये अगर हम जो शहर के लोग हैं, बांद्रा का कोई बच्चा ले लेते हैं और उसको बोलते हैं फ़्लाइट में जाओ, तो वो बिना झिझकिचाए हुए चला जाएगा, ठीक है। अगर हम उसको बोलते हैं कि भाई एक गांव में चला जा, वो पेड़ के ऊपर चढ़, वहाँ से नदी में छलांग डाल दे, करेगा वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो अनुभव ही नहीं है, उसको वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, बराबर है। Yes. तो ये जो एक्सपीरियंस लेने की जो चाह है, वो चाह एजुकेशन ने देनी चाहिए और तभी उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों से आप सीखते हैं, ऐसी कोई घटना है आपके ध्यान में कि आपने किसी बच्चे ने कुछ काम किया, कोई सफलता हासिल की और आपको अंदर तक झकझोर दी हो? जी, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा कि मैं कभी बच्चे से बात कर रहा था एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में, कि 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो हमने ये पढ़ाया और हमने पढ़ा भी, लेकिन एक बच्चे के दिमाग में सवाल आया कि सर ये ऐसा क्यों होता है, ये होता है लेकिन ये ऐसा क्यों होता है। तो क्यों के पीछे तभी ChatGPT नहीं था, तभी गूगल नहीं था, तो हमने पूरी लाइब्रेरी छान मारी, क्योंकि हमें नहीं पढ़ाया गया था और हमारे दिमाग में सवाल नहीं आया था, बच्चे के दिमाग में सवाल आया और उसको हमें रिजॉल्व करना है, क्योंकि उसने पूछा क्यों, तो हमारे भी दिमाग में आ गया क्यों ये होता है, भाई सबने पढ़ बोला है होता है, लेकिन क्यों होता है। तब जाके हमने उसमें लाया और उसका जो एटॉमिक बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है, कैसे एक्सपांड होता है, ये हमने निकाला और वो बच्चे को दिया। तो हमें जो मतलब खुशी मिली है, बहुत अंदर तक खुशी मिली कि भाई हम कुछ कर सके, और हमें बहुत गर्व हुआ वो बच्चे पे कि यस ऐसे भी स्टूडेंट है। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि एक बार हम लोग एक पेरेंट्स आए थे मुझे मिलने, डॉक्टर थे, और उन्होंने बताया कि उनका एक बेटा है और उससे के साथ कोई इंसिडेंट हो गया था जब स्कूल में था, तो मेरे ख्याल से 11वीं में था वो, और उसको टीचर ने पकड़ लिया और उसको बोला कि भाई तू कुछ धूम्रपान कर रहा था, और इसके लिए सारे क्लास के सामने उसको बहुत पीटा गया, और दूसरे दिन से बच्चे ने स्कूल में जाना बंद कर दिया। बच्चे ने स्कूल में जाना बंद कर दिया और वो मेरे पास आए, बोले अभी कैसे करना, ही वॉज अ डॉक्टर। तो मैंने रिसर्च किया, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं था कि भाई 10वीं है बच्चा, 11वीं हो गया, अभी करना क्या है। तो फिर हमने रिसर्च किया और हमने बोला कि नहीं सर इसको हम पढ़ाएंगे। बोले सर उसको इंडिया में पढ़ना ही नहीं है, वो उसका मन एकदम ऊब गया है, नहीं करना है उसको।
तो हमने यूनाइटेड किंगडम में उसको फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन नहीं, उसको HNC और HND बोलते हैं, हायर नेशनल सर्टिफिकेट और हायर नेशनल डिप्लोमा, ये 2 साल का कोर्स हमने उसको दिया। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दिया। और ये 2 साल डिप्लोमा करने के बाद फिर स्टूडेंट फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में गया यूनिवर्सिटी में। और ये स्टूडेंट इतना ब्राइट था, जब उसने इंग्लिश का एग्ज़ाम लिखा IELTS, जो कि उसको रिक्वायर मार्क्स था 6 बैंड, उसके बैंड्स आए थे 7.5। इतना ब्राइट स्टूडेंट था और पास हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद उसने मास्टर्स भी किया और आज वो अच्छी कंपनी में अच्छा काम कर रहा है। तो मतलब अगर वो पेरेंट्स मेरे पास नहीं आते थे और आते भी थे और मैंने इग्नोर कर दिया होता कि नहीं यार मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, 12वीं के बाद उसको 12वीं कराओ, हम करा देंगे, लेकिन मैंने उसमें रिसर्च किया। तो एजुकेशन इज़ गिविंग द वे आउट, आपका थॉट प्रोसेस, आपका थिंकिंग। जैसे मैंने बोला कि एजुकेशन ने क्या करना है, दे मस्ट ट्रेन योर माइंड टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो जो मैंने सोचा, मैंने पढ़ाई की, हर जगह पे आपको पूरे लाइफ में एजुकेशन ख़त्म होने वाला नहीं। आपको हर समस्या के ऊपर अगर कोई हल निकालना है तो एजुकेशन, डेडिकेशन आपका चाहिए, आपकी एकाग्रता चाहिए, है ना। और इस तरह से आपके स्किल डेवलपमेंट होंगे आपके। क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। अगर आगे वैसी केस मेरे पास आई तो मुझे पता है कि उसको क्या सोल्यूशन देना है। तो इस तरह से बच्चे हमें सिखाते हैं, जैसे मैंने बोला पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, समस्याएं हमें बहुत सिखाती है। प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम से भागते हैं वो बहुत बुरा करते हैं। प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द अपॉर्चुनिटी। हर प्रॉब्लम में हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, होती है, प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम आती है, जब तक आप जिंदा हो लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। ओके सर, आप हजारों बच्चों को प्रेरित करते हैं, आप स्वयं को प्रेरित रखने के लिए, मोटिवेट रहने के लिए क्या करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। ये मेरे मोटिवेशन का राज है। मैं मोटिवेटेड इसलिए रहता हूँ कि मैं कभी भी किसी के बारे में या अपने बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि सबका भला होना चाहिए और सबके प्रोग्रेस में मैं अपना छोटा सा भी कुछ कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कितनी भी समस्या है, मैं हमेशा जो सोचता हूँ वो पॉजिटिव वे में सोचता हूँ, मैं निगेटिव वे में नहीं सोचता हूँ। सो यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग एनी टाइम, क्योंकि कौन सा समय कैसे आएगा वो बोल के नहीं आता है। ठीक है, तो आपको हर दिन आपको यही देखना है कि टुडे इज माय डे, टुमारो व्हाट विल हैपन आई डोंट नो, yesterday what happened that's fine, but I want to be better today than tomorrow than yesterday. I want to be the best tomorrow. तो यही मैं सोचता हूँ, यही सोचते रहता हूँ और मैं औरों के लिए, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ ये मैं सोचते रहता हूँ। और मेरे बेटर होने की जो कामना होती है वो मुझे पॉजिटिव बनाती है और मुझे खुश रखती है। सर, आप इंटर एडवाइस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं और आप खुद को उसके साथ में कहाँ लेके जाना चाहेंगे? देखिए, प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो होती है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी आके मुझे ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड देगी, इसके लिए मैंने कभी काम नहीं किया। ठीक है, मैंने काम किया और किसी ने मेरा काम रिकग्नाइज़ किया और हम वहाँ पे चले गए। हमने कभी, जब हमने कंपनी शुरू की थी तो हमारे पास एक रिसेप्शनिस्ट और एक ये थे, एप्लीकेशन टीम थी और मैं था। ठीक है, तो हमने कभी सोचा नहीं कि ये कंपनी इतनी बढ़ जाएगी, लेकिन हमने विश्वास के साथ काम किया, हमने मिशन बन के काम किया। हमने अपने स्वार्थ के लिए या ये इससे हमें कितना फ़ायदा मिलेगा ये कभी नहीं किया और आज भी नहीं करना चाहूँगा। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि कभी ये सोच मेरे दिमाग में ना आए, कभी ये सोच मेरे दिमाग में ना आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रेरित कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सिटी में ही नहीं
तो देहातों में भी जाके हमने काम किया है और मैं करते रहूँगा। हम ये काम करते रहेंगे और अलग अलग रास्ते जो है करियर के वो हम लोगों को बताते रहेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी ये ना समझे देहातों में रहने वाला इंसान है या वो उसको इतना मालूम नहीं है, नहीं, जो भी इंसान है वो इंसान है, उसके पास क्वालिटी है, उसके पास गट है, उसको एक्सपोजर नहीं है, उसके लिए वो पीछे है। उसको हमें एक्सपोजर देना पड़ेगा। वो एक्सपोजर हम दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कम कॉस्ट में या फ्री में किस तरह से इंटरनेशनल एक्सपोजर दे पाए, ये हम करना चाहते हैं। और अगले 5 साल में मैं ये चाहूँगा कि पूरे भारत में कम से कम 25 से 30% छात्रों को हम ये एक्सपोजर दे पाए, उनके करियर का हम हिस्सा बन पाए, उनके ग्रोथ का हम हिस्सा बन पाए। बस यही मैं चाहता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट्स या पेरेंट्स आपसे जुड़ना चाहें, मिलना चाहें, तो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, ज़रा बताएंगे आप? जी, अगर किसी को भी आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है या आप तय नहीं कर पा रहे हो कि मुझे किस तरह का करियर करना है, कहाँ पे मुझे एडमिशन लेनी है और कौन सी मुझे प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो किस तरह से स्कॉलरशिप कहाँ पे अवेलेबल है, ये जो भी जानकारी अगर आपको चाहिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो www.iepl-career.com, या तो आप हमारे फेसबुक पेज से, हमारे इंस्टाग्राम पेज से, या तो अगर गूगल में आप जब टाइप कर दो कामेंद्र दहाड़ तो आपको हमारी सारी कुंडली आ जाएगी, सारा नंबर्स आ जाएगा और ईमेल एड्रेस आ जाएगा। आप वहाँ पे हमें संपर्क कर सकते। और हमारा जो ऑफिस है ये नवी मुंबई में है, शिव सेंटर बिल्डिंग में 3रे मंजिल पे 321 और 322 नंबर का, और यहाँ पे वाशी में नवी मुंबई में सेक्टर 17 में आप आ सकते हो। या तो फिर अलग अलग जो सिटीज़ है वहाँ पे भी हमारे एसोसिएट्स, हमारे ब्रांचेस है, जैसे कि अकोला हो गया, इधर पुणे हो गया, पुणे में हमारे 2 ऑफिसेस है, उसके बाद कोलकाता हो गया या हैदराबाद हो गया या बेंगलोर हो गया, तो नेरुल हो गया। तो अलग अलग शहरों में भी हमने आपकी सुविधा के लिए हमारे लोग बैठे हैं, हमारे काउंसलर बैठे हैं, उनसे जाके आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी समस्या का समाधान ज़रूर देंगे। सर, आपकी तरफ से एक पुस्तक भी लॉन्च की गई है, क्या है वो पुस्तक, जरा आप उस पुस्तक के बारे में बताना चाहेंगे? तो छात्रों तक हमें पहुंचना है, सारे लोग तो हमारे ऑफिस तक नहीं पहुंच सकते, इसके लिए हमने इंटरनेशनल लेवल पे एक बुक प्रकाशित की है, और ये जो बुक है इसका नाम है विंग्स टू फ्लाई। और ये विंग्स टू फ्लाई अगर आप पढ़ोगे तो इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी, राइट फ्रॉम एप्लीकेशन टू वीज़ा, हाउ टू बिल्ड योर करियर, और उसके बाद आपको किस तरह से कल्चरल शॉक्स मिल सकते हैं, आपको जो वहाँ पे जॉब करनी है तो उसके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आपको स्कॉलरशिप किस तरह से मिल सकती है, और आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हेल्प किस तरह से मिल सकती है। तो ये सारी जो बातें हैं ये बुक में आपको मिल जाएगी। तो दिस इज़ द ट्रू गाइड फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज़ विलिंग टू बिल्ड देयर करियर एट इंटरनेशनल लेवल। तो ये एक बुक है। दूसरी बुक हम तुरंत ही जल्द ही आ रही है, वो पब्लिकेशंस में है, और वो भी एक बहुत मोटिवेशनल बुक है, हाउ टू ट्रेन योर माइंड टू बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो ये बुक भी आपको बहुत सहायता देगी और ये मोटिवेट करेगी आपका करियर इंटरनेशनल लेवल पे बनाने के लिए। और ये बुक आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए, और आपको एक बार और बधाई कि आपको इतनी बड़ी ऑनर की उपाधि मिली है। आपको अच्छे भविष्य की हम कामना करते हैं। तो ये थे इंटर एडवाइस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक कामेंद्र दाहड़ जी, जिन्हें हाल ही में अमेरिका की यूनिवर्सिटी से हॉनर्ड डॉक्टरेट की उपाधि मिली, और इन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं और बच्चे किस तरह से इंटरनेशनल एक्सपोजर प्राप्त कर सकते हैं इनके साथ जुड़ के, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एजुकेशन और भारत के एजुकेशन में किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो आप जुड़े रहिए आवाज़ टुडे के साथ इसी तरह के अन्य प्रोग्राम्स के लिए। धन्यवाद। आपकी आवाज़ आपकी खबर, जुड़े रहिए आवाज़ टुडे के साथ।
और सब्सक्राइब करना ना भूलें।